Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm चार्ट अकाउंटेंट पवन गाउकर CSEET का एक किक स्टार्ट दे देने के लिए ये सेशन में आपका ले रहा हूं. CSEET टोटली MCQ बेस्ड एग्जाम है एंड दिस विल बी कंडक्टेड फ्रॉम होम. लेकिन आप चीटिंग नहीं कर सकते. उस जिस रूम में आप करोगे आपके लैपटॉप में कैमरा होना चाहिए, वो फंक्शन होना चाहिए और आप यहां वहां नहीं देख सकते. लिटरली प्रॉक्टर की उस एंड से कोई आपको देखते रहता है, उसकी आवाज आती है कि आप चीटिंग कर रहे हो और अगर आपने कंसिस्टेंटली चीटिंग की तो आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो जाता है. सो नो चीटिंग रिक्वायर्ड. आप गूगल एंड ऑल यूज नहीं कर सकते, याद रखिएगा. CSET में 4 पेपर्स है. बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड. बिजनेस कम्युनिकेशन इज नथिंग एल्स बट बिजनेस रिपोर्टिंग एंड करस्पॉन्डेंस, इंग्लिश एंड ग्रामर. Legal aptitude is law, logical reasoning is LR, blood relations and all वगैरह. Economics is our demand, supply and what not, Indian economy से related. Business environment का एक चैप्टर हम लोग business के लिए क्या होता है ये हम लोग अभी देखेंगे. And current affairs general knowledge है. वाइवा का प्रोविजन पुराने सिलेबस में था, वाइवा नहीं होता है. सो आई एम चार्ट अकाउंटेंट पवन गाउकर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट. हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट का एक चैप्टर बिजनेस एनवायरमेंट ही स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपके जो नर्व्स है थोड़े रिलैक्स हो जाए. एक चैप्टर आ गया तो हमें पता चल जाता है कि हमने कैसे अप्रोच देनी है एग्जाम को. तो गाइस, नो बिजनेस कैन फंक्शन इन आइसोलेशन. हर बिजनेस को इंटरैक्ट करना पड़ेगा उसके एनवायरमेंट के साथ. सिर्फ इंटरैक्ट करके भी काम नहीं चलेगा, इंटरैक्ट भी करना पड़ेगा और अडैप्ट भी करना पड़ेगा. ओके, सो गाइस, एनवायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सो दैट्स द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. देयर आर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. ऑल दीज फोर्सेस आर इंटररिलेटेड. देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड. यू नेवर नो कौन सा कोविड-19 का हमने देखा है, कौन से बिजनेस पे कैसा इंपैक्ट पड़े, कितना पड़े, कुछ नहीं पता. इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. डायनामिक है, एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. और रिलेटिविटी, किसी का फायदा किसी का नुकसान हो जाता है. इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इस पे आता है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस पे. तो ऐसा कोई फोर्स जो हमें डायरेक्टली इंपैक्ट करता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक फोर्स. स्पेसिफिक फोर्स के एग्जांपल है इन्वेस्टर, कस्टमर्स, कंपटीटर्स एंड सप्लायर्स. और ऐसे फैक्टर्स जो हमें इनडायरेक्टली हिट करते हैं और हमारा उस पर ज्यादा बस भी नहीं होता उसको कहते हैं जनरल फोर्सेस. जनरल फोर्सेस के एग्जांपल है सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल. सो जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं वो जनरल फोर्सेस, जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं वो स्पेसिफिक फोर्सेस. इस पे जरूर क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा. ठीक है, और ये सारी चीजें एक साथ आती है एंड दैट मेक्स द एनवायरमेंट वेरी कॉम्प्लेक्स. नेवरदलेस, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट वी हैव. पॉलिटिकल एनवायरमेंट, आपको भी पता है कि कैसा पॉलिटिकल सिनेरियो से गड़बड़ हो जाती है प्रोडक्ट्स को लेके. बिजनेस में कैसे फॉलोआउट्स हो सकता है पॉलिटिक्स के कारण. जैसे अभी हमने देखा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र के पास कुछ प्रोजेक्ट्स आने थे 3 लाख करोड़ के, अभी अभी का न्यूज है, लेकिन वो सारे प्रोजेक्ट गुजरात चले गए. व्हाट, दिस लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड. ओके, या फिर आप मैगी का एग्जांपल देख लो. मैगी, ठीक है, हमारा फेवरेट फास्ट फूड है और इतने सालों से मैगी चलता आ रहा था. अचानक से 33 सालों बाद मैगी पे बैन आ जाता है. लेड मिलता है मैगी में जो कहते हैं वो कैंसरस, और 6 महीने बाद ये बैन उठ भी जाता है. गाइस, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, पॉलिटिकल एनवायरमेंट थी. पतंजलि के आटा नूडल्स लॉन्च करने थे. सो पॉलिटिकल एनवायरमेंट इज वेरी वेरी वाइटल फॉर बिजनेस. इकोनॉमी खराब है तो आउडी खरीदोगे क्या? जी नहीं. इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी कंसिडर करना पड़ेगा कि आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं या नहीं. जीन्स तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अगर हमने नया टाइप का डेनिम अगर निकाला तो क्या हम लोग ये सोसाइटी हमें ये वाला डेनिम, ये वाला जीन्स पहनने देगी? जी नहीं. सोशल फैक्टर्स से भी काफी प्रोडक्ट चलते हैं या नहीं चलते हैं. टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए तो आसान हो जाता है. जैसे आप ये लेक्चर हम लोग देख रहे हैं, रात को 10:30 बजे देख रहे हैं हम ये लेक्चर्स. आपको मेरे पास होने की जरूरत नहीं है. कोई पुणे में बैठा है, कोई नागपुर में बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है. टेक्नोलॉजी से बिजनेस बदल जाता है. ये ऐसे कैमरास होते थे पहले, मार्केट 95% शेयर था कोडैक का, खत्म खत्म. डिजिटल कैमरास आ गए. डिजिटल कैमरास कुछ दिन चले, फिर फोन के कैमरास अच्छे आने लगे, वो भी मार्केट खत्म. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से काफी सारी चीजें एकदम से बदल जाती है. काफी बार प्रोडक्ट्स बैन हो जाते हैं.
आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, मान लो प्लास्टिक बनाते हो आप, प्लास्टिक बैन, गए टाटा गुड बाय, लीगल फैक्टर। सो ये जो सारे एनवायरमेंट है आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आते हैं और ये आपके लिए काफी थ्रेटनिंग भी हो सकती है। हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में ये पढ़ना है कि इंडिया में बिजनेस करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। हमें इस चैप्टर में यह पढ़ना है कि इंडिया में बिजनेस करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। सो गाइस, वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बनाती है और इससे पता चलता है कि कंट्री में बिजनेस करना, कौन सी कंट्री में बिजनेस करना आसान है, कौन सी कंट्री में बिजनेस करना मुश्किल है। सो गाइस, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? सो गाइस, वैसे तो देयर आर 201 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के लिए 190 कंट्रीज ही कंसिडर हुए। जैसे बहुत सारी कंट्रीज है एकदम वेस्ट है, जो तालिबान एंड ऑल, इज इट अ कंट्री? इट्स नॉट इवन अ कंट्री। तो ऐसे कंट्रीज को साइड ट्रैक करके 190 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है। इंडिया का रैंक क्या होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? एनी क्लू, एनी आइडिया, एनी गेसेस? इंडिया का रैंक 190 में 100, फर्स्ट रैंक, 50th रैंक, 150th रैंक, एनी गेसेस? कम ऑन। 10। ओके, सो गाइस 2019 में हमारी रैंकिंग थी 77, लेकिन जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो है 63rd। इंडिया की आज की रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63। बिल्कुल एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन बनेगा। सो द वर्ल्ड बैंक रिलीज इज लेटेस्ट डीबीआर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 ऑन October 24, 2019. इंडिया रिकॉर्डेड अ जंप ऑफ 14 पोजीशन। पिछले बार हमारी रैंक क्या थी? 77। अब हमारी लेटेस्ट रैंक क्या है? 63rd। तो जंप कितने रैंक्स की हुई है? 14 रैंक्स की जंप हुई है। ठीक है। सो गाइस, कौन सी कंट्री में बिजनेस करना सबसे आसान है? सर इंडिया को तो 63rd रैंक है, तो सबसे अच्छी रैंक किसकी है? न्यूजीलैंड, इट्स द इजीएस्ट प्लेस टू डू बिजनेस। सिंगापुर सेकंड रैंक, हांगकांग थर्ड रैंक, डेनमार्क, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्जिया, यूके। और इनके जो पॉइंट्स है, इनका रैंक ये है और इनके जो पॉइंट्स है वो है ये 86.8 पॉइंट्स। क्या है? 86.8। तो सबको पॉइंट्स देते हैं इन्हें, हमें जैसे स्कूल में परसेंटेज मिलते थे फिर रैंक मिलती थी, ऐसे यहां पे डीटीएफ पॉइंट्स मिलते हैं। डीटीएफ यानी डिस्टेंस टू फ्रंटियर। ठीक है। इंडिया का डीटीएफ स्कोर है 71। इंडिया का डीटीएफ स्कोर है। इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग कितनी है? 63rd, लेकिन हमारा डीटीएफ स्कोर कितना है? 71। जो जब हमारी रैंक सिर्फ 77 थी तो हमारा स्कोर 67.23 था। आप समझ लो डीटीएफ इज नथिंग एल्स बट एक स्टूडेंट के परसेंटेज, और ये जो है ये है हमारी 190 कंट्रीज में से हमारी कंट्री की रैंक 63rd। समझा क्या रे? इस पे बिल्कुल क्वेश्चन आएगा कि हमारी रैंकिंग क्या है और हमारा डीटीएफ स्कोर क्या है। डीटीएफ है डिस्टेंस टू फ्रंटियर, यानी हमारे जो आगे है उनसे हम कितना पीछे है ये पता करने वाला स्कोर। तो गाइस, कितने सब्जेक्ट है आपको सीए सीईटी में? कितने सब्जेक्ट है आपको बताएंगे मुझे? 4 सब्जेक्ट है सर, और 4 सब्जेक्ट में से हमें रैंकिंग मिल जाएगी। करेक्ट, 4 सब्जेक्ट में से हमें रैंकिंग मिल जाएगी। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में मार्क्स मिल जाएंगे। तो जैसे आपके 4 सब्जेक्ट है, वैसे ये स्कोर लाने के लिए 10 पैरामीटर्स है। देयर आर टोटल हाउ मेनी पैरामीटर्स? 10 पैरामीटर्स, जिसमें से इंडिया ने 7 जगह इंप्रूव किया है। सो कौन से 10 पैरामीटर्स है वो हमें वो तो नहीं सिखाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो 7 पैरामीटर जिसमें हमारी रैंकिंग बेटर हुई है इसके बारे में बताया। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी 2018 में हमारी रैंक 108 थी, अब हमारी रैंक 52nd है, यानी कंपनी को बंद करने का तरीका। कंस्ट्रक्शन की परमिशन में हमारा रैंक 52nd था, अब हमारा रैंक 27th है। 25 रैंक्स हमारी बेटर हुई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारा पहले 80th रैंक था, अब हमारा 68th रैंक है। 12th पोजीशन की रैंकिंग में डेवलपमेंट हुई है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में
166 रैंक था, अभी 154 रैंक है, यहां भी 12 पोजीशन में हमारी इंक्रीमेंट हुई है। टैक्सेस पे करने में हमारा 121 रैंक था वर्ल्ड में, अब हमारा 115 रैंक है, 6 पोजीशन में हमारी इंक्रीमेंट हुई है। इलेक्ट्रिसिटी मिलना, बिजली मिलना, पहले हमारी 24th रैंक थी, अब हमारी 22nd रैंक है, 2 से इजाफा हुआ है। और बिजनेस स्टार्ट करने में 137th रैंक थी पहले, अब इस साल हमारी 136 रैंक है, एक कप। तो गाइस 10 में से कितने जगह पॉजिटिव है? 7 इंडिकेटर्स में हम पॉजिटिव है। सुपर कूल। और साउथ एशियन कंट्रीज में हम सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट वाली कंट्री है। साउथ एशिया में ये सारी कंट्रीज आती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। सो हम लोग फर्स्ट पोजीशन में साउथ एशियन कंट्रीज में। ऑलराइट। DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इन्होंने थोड़ी सी असेसमेंट करी है और इंडिया में चेंजेस लाने के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स लाए हैं। तो पहले लेबर लॉज में, पहले जो 29 लॉज थे उसको 4 लॉज में कन्वर्ट किया। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशन। तो गाइस काफी सारी चीजें इन्होंने करी है और हर चीज के लिए सोल्यूशन निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है। तो लेबर लॉस को आसान बना दिया, श्रम सुविधा पोर्टल दे दिया, हर चीज को ऑनलाइन लाने की कोशिश करी है। श्रम सुविधा पोर्टल इज अ मेजर आईटी इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूसिंग कंप्लेक्सिटीज इन लेबर लॉ कंप्लायंस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कॉन्ट्रैक्ट्स में, आपको पता ही है डिस्प्यूट्स तो आते ही है, अब डिस्प्यूट्स आते तो हम लोग कोर्ट चले जाएंगे क्या? बोलो सर, हर चीज के लिए कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने में प्रॉब्लम क्या है बताओ, कोई बता सकता है कोर्ट जाने में प्रॉब्लम क्या है? सर कोर्ट जाने में प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा समय लग जाता है। एम आई राइट गाइस? कोर्ट जाने की प्रोसेस को कहते हैं लिटिगेशन। कोर्ट जाने की प्रोसेस को कहते हैं लिटिगेशन। और लिटिगेशन करने जाओगे तो जज लोग इतने परेशान रहते हैं, पहले ही तुम्हारे छोटे मोटे मैटर्स को सॉल्व करते बैठे तो हो गया। तो गाइस इंडिया में 19 जजेस है 10 लाख लोगों के लिए। कितने जजेस है? 19 जजेस फॉर 10 लाख पीपल। आप समझ लो कितने कम जजेस है। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करिए, जहां पे हर जगह कमर्शियल मैटर्स के लिए अलग से कमर्शियल, ठीक है, कोर्ट बने हैं, कमर्शियल डिवीजन बने हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हाई कोर्ट पे। स्पेशल कोर्ट बने हैं कमर्शियल मैटर को सुनने के लिए। और 500 करोड़ से ज्यादा का डिस्प्यूट है तो उसके लिए 8 हाई कोर्ट में डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। और कोशिश की जा रही है कि नॉर्मल कोर्ट्स का बर्डन कम किया जाए। और एक कोशिश की जाती है कि आप कोर्ट से बाहर ही अगर मैटर सॉल्व होता है तो मीडिएशन के थ्रू मैटर खत्म करो, ना कि आप मीडिएशन के थ्रू मैटर खत्म करो, हर चीज को कोर्ट ले जाओगे। सेटलमेंट करते हैं यार, हर चीज के लिए कोर्ट जाएंगे, बहुत समय लग जाता है। और हर चीज को प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो सारी जो केस से रिलेटेड मैटर्स हैं वो एक कंप्यूटर सिस्टम में जाएगी, उसको कहते हैं केस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे कोई भी चीज, कौन सा जज कौन से केस के लिए रहेगा, हमारा फूफा हमारा जज नहीं बनेगा, कोई सेटिंग नहीं हो पाएगी, हर चीज ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल हो जाएगी। तो केस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन आवर जुडिशियल सिस्टम। ऑल्सो तुमने सुना होगा ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आती है, केस बार बार आगे बढ़ जाता है, इसको कहते हैं एडजॉर्नमेंट। अब एडजॉर्नमेंट भी नहीं चलेगा, जल्द से जल्द मैटर सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओके, सो गाइस दैट इज दैट। हर चीज को उन्होंने फोकस किया है। और जो बिजनेस है या ईज ऑफ लिविंग है और गवर्नमेंट बिजनेस और सिटीजन इंटरफेस है, हमें आसानी से सर्टिफिकेट मिल जाए, रैशनलाइजेशन ऑफ लाइसेंस या सर्टिफिकेट या परमिशन, जो भी परमिशन है, अगर हमारे पास सारे पेपर्स है तो हमें रैशनली आसानी से हमारा लाइसेंस रिन्यू हो जाना चाहिए। उसके बाद ऑडिट होगा, हर बंदे का ऑडिट होगा, रिस्क बेस्ड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइलिंग, रैशनलाइज्ड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स,
मिनिमाइज एंड एलिमिनेट डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स, हर चीज को बार बार दिखाओ, तुम्हारा ये सर्टिफिकेट दिखाओ, वो सर्टिफिकेट दिखाओ, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार. डिजिटाइजेशन ऑफ मैनुअल फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड्स, decriminalization of minor technical and procedural defaults and amendment of redundant law. जो repetitive laws है उसमें changes करो, काफी जो पुराने लॉज है उसको रिपील करो, कैंसिल ही कर दो. जैसे हमने देखा ना, पहले लेबर लॉस कितने थे, बोलो, अभी पढ़ा है मैंने, पहले लेबर लॉस कितने थे, 29 लेबर लॉस थे, तो उन्होंने 25 लेबर लॉ को हटा दिया, अब सिर्फ 4 लेबर कोड्स है. तो ये क्या किया उन्होंने, जो डुप्लीकेटेड लॉज है, रिडंडेंट लॉज है, बार बार जो आते थे उनको उन्होंने रिपील कर दिया, हटा दिया. सो गाइस दैट्स दैट. चलो थोड़े बहुत एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज देख ले, क्या आएगा, क्या तुमको कोशिश करे क्या? तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं. मुझे लगता है आप स्क्रीनशॉट ले लेना, हर एमसीक्यू का उतना ही प्रिपरेशन हो जाएगा हमारा. चलो, वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 ऑन विच डेट? एनी क्लू? 24th October 2019 is the answer. ओके, कोई बात नहीं, ये अगर नहीं भी आया तो चलता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैं आपको प्रोफार्मा देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा. डीबीआर एज असेसमेंट ऑफ डैश एंड कवर्स 10 इंडिकेटर्स विच स्पैन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस. कितनी इकोनॉमीज को उन्होंने, करेक्ट, 190. अच्छा, 10 इंडिकेटर है, राइट, देयर आर 10 इंडिकेटर्स, राइट गाइस. इंडिया में इस 10 इंडिकेटर में कितनी जगह इंप्रूवमेंट करी है इंडिया ने, कितनी रैंक, कितनी, करेक्ट, out of 10, 7 areas we have seen a lot of improvement. In the World Bank's latest doing business report, DBR, India has recorded a jump of 14 position and now is placed at 63. पिछले साल की रैंकिंग क्या थी हमारी, पिछले साल की रैंकिंग 77. परफेक्ट. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं. According to Ease of Doing Business Index, the rank of India with reference to starting a business. बिजनेस स्टार्ट करने में इंडिया की रैंक क्या है? कोई बात नहीं, अब बताओ. 136. इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये आप जरूर पढ़ के जाना एग्जाम के वक्त, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा. आपको पूछेंगे कि, ये नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन आपको ये जरूर पूछेंगे, या फिर ये पूछेंगे आपको 2019 की रैंकिंग क्या है और चेंज कितने से हुआ है, ये आपको पूछ सकते हैं वो. Alright, so guys, this of course the correct answer is 136. Alright, difficult question, ये लो. Business environment includes dash forces such as investor, customer, competence, supplier. तो ये कैसे फोर्सेस है, जनरल फोर्सेस है, स्पेसिफिक फोर्सेस है? हाँ, ऑफ कोर्स दो ही आंसर थे, दोनों बोल दिए तुमने. द आंसर इज स्पेसिफिक, द आंसर इज स्पेसिफिक. ये हमें डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट इंपैक्ट करने वाले फोर्सेस कैसे होते हैं, स्पेसिफिक. जो इनडायरेक्ट होता है वो होता है, बोलो, विच फोर्सेस अफेक्ट द बिजनेस इनडायरेक्टली? लॉ, जनरल, करेक्ट. सो गाइस बेसिकली जो सीए करने वाले हैं उनके लिए स्पेसिफिक आर माइक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स एंड जनरल आर, बोलो, मैक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स. परफेक्ट, परफेक्ट. सो गाइस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बट कोई बात नहीं. इंडिया इज द फर्स्ट डैश एशियन कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज टॉप इंप्रूवर्स इन कंसेक्यूटिव इयर्स. South Asian. परफेक्ट. लास्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट, इसका आंसर सही दे दो, मान जाऊंगा आपको. ये डिपार्टमेंट फॉर प्रोटेक्शन तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना, करेक्ट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोटेक्शन तो नहीं है ना? ये भी नहीं है गाइस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडिया. भाई इंडिया को कहां प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए मोदी जी है ना. बी, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड है क्या, इंडस्ट्री और इंटरनेशनल ट्रेड, बोलो. जी नहीं, द करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो. ये क्वेश्चंस आपके, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में. मुझे बताइए क्या इतना डिफिकल्ट है, बताइए.
इट्स नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऐसी सिमिलर चैप्टर है बिजनेस एनवायरमेंट जैसा, एंटरप्रेन्योरशिप एंड की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तो बहुत ही आसान चीज है। इफ आई वर टू टेल यू, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, आपको मैं थोड़ा दिखा दूंगा तो आपको एक फील गुड आ जाएगा कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूं। बस मुझे आपको यही बताना है कि यार इट इज डुएबल। एक बार एक फीलिंग आ जाती है कि मैं कर सकता हूं तो आसान लगने लगता है। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हमें पढ़ना है नीति आयोग, नहीं पता हमें। 7 सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, नहीं पता हमें। क्या हमें एमसीए पता है? क्या हमने एमसीए के बारे में सुना है कभी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमने सुना है, सेबी हमने सुना है, आरबीआई हमने सुना है, यस और नो? सो गाइस सेबी आरबीआई तो हमें पूरा आता है, मुझे पता है। एनसीएलटी सुना है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी लॉ के सारे मैटर्स यहां जाते हैं एनसीएलटी में, और अपील होती है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में। सो गाइस की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नीति आयोग, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में अभी बता देता हूं, ठीक है। गाइस 8 चीज है, 8 में से 4 चीजें हमें आती है, बस थोड़ा सा पढ़ना है। इंडिया में पुराने जमाने में प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान्स बनते थे, राइट? 5 ईयर प्लान्स बनते थे। उसके जगह अब आ गया है नीति आयोग। नीति यानी स्ट्रैटेजी, आयोग यानी कमीशन। इंडिया की थिंक टैंक है, इंडियन गवर्नमेंट की थिंक टैंक है नीति आयोग, जिससे हम लोग क्या करना चाहते हैं? इंडिया को बेटर बनाना चाहते हैं। 7 सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन गोज हैंड इन हैंड, तो इसके लिए 7 का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लाया है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हम सब ने पढ़ा है, ठीक है। एमसीए हम सबको आता है, एंड सेबी हम सबको आता है, आरबीआई हमें आता है। कंपनी को बंद करना है, इंसान बैंकरप्ट होता है, कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, तो बैंकरप्सी के लिए एक कोड है, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। और इंसॉल्वेंसी मैनेज करने के लिए एक इब्बी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे सेबी है वैसे इंसॉल्वेंसी के लिए भी बोर्ड बना है, उसको कहते हैं इब्बी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड। कंपनी लॉ के सारे मैटर्स जाते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, ठीक है। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है वी बालकृष्ण एराडी का। तो एनसीएलटी ये बालकृष्ण एराडी ने बनाया है, इस पे थोड़ा गौर करिएगा आप, इनको मत भूलिए, इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा है कि एनसीएलटी में सारे कंपनी लॉ के मैटर्स हाईकोर्ट हाईकोर्ट में नहीं जाएंगे, एनसीएलटी में जाएंगे। एनसीएलटी से हमें न्याय नहीं मिला तो हम क्या करेंगे बोलो? अपील करेंगे। एनसीएलटी से हमें न्याय नहीं मिला तो हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें अग्रीव पार्टी ज्यादती हुई है हमारे साथ, गलत हुआ हमारे साथ, न्याय नहीं मिला मुझे, अन्याय हुआ है मेरे साथ, ठीक है, चिल्ला मत, अपील कर। कहां करूं साहब अपील? NCLAT 45 दिन के अंदर, जिस दिन तेरे हाथ में रिजल्ट आया एनसीएलटी का, उस दिन से 45 दिन के अंदर NCLAT एपेलेट ट्रिब्यूनल, अपील जहां करोगे आप उसको कहते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल आपको 6 महीने में डिसीजन दे देगा। सर क्या क्या गारंटी है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल से हमें न्याय मिल ही जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, नहीं पता कि तुमको न्याय मिलेगा भी या नहीं। फिर सर कहां जाएंगे सबसे आखिरी में बोलो? सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है इंडिया की? सुप्रीम कोर्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट, ड्रॉ दिस डायग्राम, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, ये लिख लो, आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए लाइफ। All right, so guys, yeah, that's that, and that's it. और ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप का भी सिलेबस है, मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट है, बनाओ मत डिफिकल्ट, अगले 2-4 दिन बचे, पूरी जान लगा के पढ़ ले। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स दैट। बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दी, तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप है। आप पढ़िए, कोई डाउट रहा तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आई विल गेट बैक टू यू विद इन 10 मिनट्स। एग्जाम टाइम है तो माय सपोर्ट इज अ लिटिल बेटर देन नॉर्मल। ऑलराइट गाइस, शैल वी कॉल इट अ डे? Alright guys, this is Bang Logo signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye guys.